हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेथड्स, फॉर्मेट एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो मेथड होती है। एक को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं एंड दूसरे को इनडायरेक्ट मेथड। तो जैसा हम जानते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास तीन एक्टिविटीज़ होती है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये दोनों ही मेथड में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड में, सिर्फ चेंज ये होता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फाइंड करने का तरीका चेंज हो जाता है। बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन डिटर्मिनेशन सेम होता है दोनों ही एक्टिविटीज़ में। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशंस चेंज हो जाती हैं इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेथड में। अगर डायरेक्ट मेथड में देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कैलकुलेट करेंगे कैश ऐड करके, जो भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं जिससे इनफ्लो हो रहा है उसे ऐड करके, जैसे कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, एंड माइनस कर देंगे वो सारे कैश आउटफ्लोज जो कंपनी से जिसके कारण कैश जा रहे हैं, जैसे पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश परचेज, पेमेंट्स फॉर ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। तो ये सिंपल सी मेथड होती है, इसमें हमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो कंसिडर करके सीधे ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज करनी होती है एंड अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के बाद हम सेम तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालते हैं, आउटफ्लो एंड इनफ्लो कंसिडर करके कैश बेसिस पे, और हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाता है। वहीं पे अगर हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो वहाँ पे इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेम तरीके से कैलकुलेट होगी, बट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें चेंजेस आएंगे। इन दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस में जो डेटा हमको दिया रहता है वो डिफरेंट तरीके से दिया रहता है। डायरेक्ट मेथड में सिंपली हमको ट्रांजेक्शन्स दे दिए जाते हैं और हमें आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा ऑपरेटिंग में जाएगा, कौन सा इन्वेस्टिंग और कौन सा फाइनेंसिंग में, एंड वो आउटफ्लो है कि इनफ्लो। बट इनडायरेक्ट मेथड में हमें सीधा नेट प्रॉफिट दे दिया जाता है, जिसके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना होता है कि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या आएगा। दोनों ही मेथड पे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें क्लियर होगा कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है एंड हमें सॉल्व कैसे करना है। अभी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखेंगे। ये फॉर्मेट डायरेक्ट मेथड हो या फिर इनडायरेक्ट मेथड हो, दोनों में ही एप्लीकेबल होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो कंपलसरी होता है कि इसी टाइप से बनाया जाए। जैसे ऑपरेटिंग सबसे पहले है तो ऑपरेटिंग ही आएगा, उसके बाद इन्वेस्टिंग, उसके बाद फाइनेंसिंग। आप इसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, ये मैंडेटरी है कि इसी फॉर्म में इसको बनाया जाए। सबसे पहले हमारे पास डेट आता है, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट जो कि करंट ईयर के ट्रांजेक्शन का दिया रहता है, एंड फिर एक अमाउंट आता है जो प्रीवियस ईयर का ट्रांजेक्शन का अमाउंट दिया रहता है। क्वेश्चन में हमें जनरली काम इसी सेगमेंट का पड़ेगा, करंट ईयर का ही कैलकुलेशन करना होता है, एग्जाम में प्रीवियस ईयर का नहीं आता है। तो हम इसे एग्जाम पर्पस के लिए अगर ना भी बनाए तो हमें चलेगा, लेकिन इन रियल लाइफ हमें ये प्रीवियस ईयर का डेटा भी यहाँ पर देना होता है। बट फॉर एग्जाम पर्पस हमें सिर्फ करंट ईयर की कैलकुलेशन करके दिखाना होता है, तो हम प्रीवियस ईयर का कॉलम ना भी बनाए तो चलेगा। बट इसके बाद जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन होगी वो सबसे पहले होगी, वो कैलकुलेट करके हमारे पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे कि हम यहाँ दे सकते हैं, एक सपोज कोई आइटम थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जिसमें 100 रुपीज़ का इनफ्लो हुआ, 200 रुपीज़ का आउटफ्लो हुआ एंड 300 रुपीज़ का इनफ्लो हुआ। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास 200 रुपीज़ आता है, तो हम कंसिडर करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 200 रुपीज़। इसके बाद हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की कैलकुलेशंस करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल 350 हमारे पास इनफ्लो आया, 50 रुपीज़ हमारा आउटफ्लो गया एंड 400 रुपीज़ एक और आउटफ्लो गया। तो यहाँ पे आउटफ्लो ज़्यादा है इनफ्लो से, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारे पास आ रहा है -100 रुपीज़। ये जो ब्रैकेट होता है ये शो करता है कि अमाउंट नेगेटिव में है, एंड जहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं होता है वो शो करता है कि अमाउंट पॉजिटिव में। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया 200 रुपीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया -100 रुपीज़। उसी प्रकार से हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी कैलकुलेशन करेंगे।
यहाँ पे सपोज 400 इनफ्लो हुआ है, 250 आउटफ्लो हुआ है एंड 250 अगेन इनफ्लो हुआ है, तो इसका नेट करेंगे तो हमारे पास 400 रुपीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से निकल के आ रहा है। ओके, अभी ये सारे ऑपरेशंस करके ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पूरा कैलकुलेट करके हमारे पास ये अमाउंट आ रहे हैं, 200 पॉजिटिव, 100 नेगेटिव एंड 400 पॉजिटिव। इनको ऐड करके एंड सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास निकलेगा कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। ये नेक्स्ट नहीं है, ये नेट होगा, नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। ये कैसे निकलेगा? ए, बी एंड सी इन तीनों को ऐड करके, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को ऐड करके 500 रुपीज आएगा। अभी 200 है, 200 यहाँ पे 100 माइनस में है, तो 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। अब ये 400 प्लस में है तो इसको ऐड कर देंगे, तो 100 प्लस 400 इज इक्वल टू 500, ठीक है। अभी यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव फिगर भी प्लस होगा, वो नेगेटिव फिगर है तो वो माइनस ही होगा, यानी इतना हमारा पास से आउटफ्लो हुआ है तो हम उसे कंसिडर करेंगे, ना कि प्लस करेंगे, ठीक है। ऐसा करने के बाद हमारे पास निकलेगा नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, जो कि आएगा 500 रुपये, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है कि हमारे पास इतना ओपनिंग बैलेंस था हमारे कैश बैलेंस में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था सपोज 200 रुपीज, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास हो जाएगा 700 रुपये। ओपनिंग हमारे पास 200 था, साल के पहले हमारे पास 200 था, ठीक है। और ये रेड कलर में जो 500 रुपीज है, ये हमने इस साल जनरेट किया, हमने अभी कैलकुलेट किया ना कि हमारा इतना इतना ऑपरेशन हुआ था उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज से, और नेट हमारे पास 500 रुपीज बचा है, यानी इतना हमने इस साल कैश जनरेट किया है। ओपनिंग हमारे पास 200 रुपीज था, तो हमारे पास साल के आखिर में बैलेंस बचेगा 700 रुपये। अब ये 700 रुपये अगले साल ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है, ये 700 रुपये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डायरेक्ट मेथड पे बेस्ड है। यहाँ पे दिया है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ओपनिंग बैलेंस इज 900 रुपीज। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 900 रुपीज पहले से दे रखा है एंड ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। और डेटा हमारे पास ऐसा कोई कैश बैलेंस या फिर कैश बैलेंस दिया है 900 रुपीज, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में नहीं दिया है डेटा। बाकी डेटा सिर्फ ट्रांजेक्शन दे दिया है कि परचेज इतना हुआ था, रॉ मटेरियल का, मशीनरी का, गुड्स इतना सेल हुआ, ये सीधे ट्रांजेक्शन्स दिए हैं, ना कि कोई फॉर्मेट दिया है। कभी कभी क्वेश्चंस में कैश बुक दे देता है या फिर बैलेंस शीट दे देता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दे देता है, बट यहाँ पे सीधे ट्रांजेक्शन दिया है। तो पहला ट्रांजेक्शन है परचेज फ्रॉम मशीनरी, जो कि है 1000 रुपीज। अभी परचेज किया है, मशीनरी परचेज किया है, मशीनरी हमारा फिक्स्ड एसेट में आता है, तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, तो हम यहाँ लेंगे परचेज ऑफ मशीनरी 1000 रुपीज। अब ये नेगेटिव में क्यों आया? क्योंकि हमने परचेज किया है तो कैश आउटफ्लो होगा, कैश कंपनी से जाएगा, और हम यहाँ पे सारे कैश ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो 1000 रुपीज आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अभी रॉ मटेरियल हमारा क्या होता है? रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं ताकि हम अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर सकें। 300 रुपये का ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए रॉ मटेरियल खरीदा यानी ये भी आउटफ्लो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो हम यहाँ लेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नेगेटिव 300 रुपीज। सेम सेल ऑफ गुड्स। अभी गुड्स सेल क्या है? गुड्स सेल करना हमारा कौन सा एक्टिविटी होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड सेल करने पर कैश आता है या जाता है? सेल करने पे हमारे पास कैश आता है और अमाउंट दिया है 500 रुपीज, और ये है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हम यहाँ पे लेंगे सेल ऑफ गुड्स 500 रुपीज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि कंपनी के पास कैश आ रहा है। तो आपको बस दो चीज डिटरमाइन करनी है डायरेक्ट मेथड में कि वो कौन सी एक्टिविटीज में आएगा, कोई भी ट्रांजेक्शन कौन सी एक्टिविटीज में आएगा, ऑपरेटिंग में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा या फाइनेंसिंग में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमको ये फाउंड आउट करना है। एंड सेकेंड चीज ये फाउंड करना है कि सपोज वो ऑपरेटिंग में आ रहा है तो वो नेगेटिव फिगर आएगा या फिर पॉजिटिव, आउटफ्लो है या फिर इनफ्लो है। आउटफ्लो है तो नेगेटिव एंड इनफ्लो है तो पॉजिटिव। बस ये दो चीज अगर हम डिटरमाइन कर लेंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा।
अगला ट्रांजेक्शन है सेल ऑफ फिक्स एसेट। सेल कर रहा है फिक्स एसेट। सेल करने पे इनफ्लो होता है कैश का, कैश कंपनी के पास आता है। एंड फिक्स एसेट हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो ये सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होगा पॉजिटिव 7,000 रुपीज। अगला है इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अभी हम इक्विटी शेयर कब इशू करते हैं? जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है, और पैसे जब भी हम बाहर से लाते हैं तो हम उसे फाइनेंसिंग कहते हैं। यानी किसी प्रकार का भी लोन या फिर इक्विटी से हम पैसे बाहर से लाते हैं तो हम उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर 300 रुपीज। अभी हमने इक्विटी शेयर इशू किया है तो 300 रुपीज हमारे पास आएगा, ठीक है, कैश इनफ्लो होगा। और कौन सी एक्टिविटी से होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 300 रुपीज पॉजिटिव। नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट ऑफ क्रेडिटर। पेमेंट कर रहा है क्रेडिटर को। अभी क्रेडिटर हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर वो बंदा होता है जिससे हमने या तो कोई चीज परचेज किया हो, जैसे जनरली एज्यूम किया जाता है कि रॉ मटेरियल परचेज किया हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो हमारी ट्रेडिंग यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो। अगर स्पेसिफिक यहाँ देता कि पेमेंट टू द पर्सन फ्रॉम हुम वी हैव परचेज फिक्स एसेट, यानी ऐसा बंदा जिससे हमने फिक्स एसेट परचेज किया है उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो होता। बट यहाँ पे सीधे सीधे दिया है पेमेंट टू क्रेडिटर, तो हम ये मानेंगे कि हमने जिससे भी रॉ मटेरियल या फिर ऐसी कोई सामान लिया था जिससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जाती है, उसको हमने पेमेंट की 800 रुपये की। 800 रुपये पेमेंट करना यानी आउटफ्लो, और हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स 800 रुपये। वहीं पे अगर यहाँ लिख देता पेमेंट ऐसे व्यक्ति को कर रहे हैं जिससे हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए कुछ खरीदा था, यानी इक्विपमेंट, फिक्स एसेट, ऐसा कुछ सामान खरीदा था जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंसिडर होता है, तो हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो दिखाते। बट यहाँ पे सिंपली क्रेडिटर लिखा है तो हमने एज्यूम किया है कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ही था। अगला ट्रांजेक्शन है इनकम टैक्स पेड। अभी इनकम टैक्स हम पे करते हैं तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के तहत करते हैं, हमने जो। वहीं अगर यहाँ लिखा रहता कि टैक्स पे किया है डिविडेंड पे, या फिर टैक्स पे किया है इंटरेस्ट पे, अगर इंटरेस्ट पे किया है तो वो इन्वेस्टिंग या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता, और डिविडेंड कमाने पे हमने अगर टैक्स पे किया है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे जाता। बट यहाँ पे दिया है कि इनकम टैक्स पे किया है, इनकम टैक्स यानी हमने जो इनकम अर्न करी है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंसिडर होगा। और कभी भी इनकम टैक्स जब हम लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, ताकि हम ऊपर और सारे जो ट्रांजेक्शन है उन्हें रिकॉर्ड कर सकें। इसके बाद आता है डिविडेंड पेड। डिविडेंड पे किया है हमने, ठीक है, डिविडेंड अर्न नहीं किया है, डिविडेंड पे किया है। डिविडेंड हम पे कब करते हैं? जब हम इक्विटी शेयर बाहर से लेते हैं, फाइनेंस करते हैं अपनी कंपनी को, एंड अपने शेयर होल्डर को हम डिविडेंड पे करते हैं। तो पेमेंट है 500 रुपये, तो ये होगा आउटफ्लो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड 50 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 250 रुपये का। अभी ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ होगी और क्यों होगी। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है 250 रुपये का, वो कहीं भी इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि ये एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमने किया है 550 रुपये का। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट हम कब रिसीव करते हैं? जब हम किसी और कंपनी को पैसा दिए होते हैं। किसी और कंपनी को पैसा देना, लोन देना यानी इन्वेस्ट करना, तो वो आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और हमने रिसीव किया है, रिसीव यानी 500 रुपये, रिसीव यानी इनफ्लो, इनफ्लो कैश 550 रुपये, तो हम यहाँ पे लेंगे इंटरेस्ट रिसीव 550 रुपये। तो हमारे सारे ट्रांजेक्शन 10 के 10 ट्रांजेक्शन हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिए हैं। अभी हर एक एक्टिविटी का हम टोटल करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, तीनों का सेपरेट टोटल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ आया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से -900 रुपीज़, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, एंड
पॉजिटिव आया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का 6,550 रुपीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 250 रुपीज़ पॉजिटिव आया है। यानी हमने ये देखा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके हमारे पास नेगेटिव फिगर आ रहा है एंड इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी करके हमारे पास पॉजिटिव फिगर आ रहा है। ये हो गया सेपरेट टोटल, बट इनका हम एक्यूमुलेट करेंगे, इन तीनों को हम एक्यूमुलेट करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, ए बी एंड सी तीनों को ही ऐड करेंगे ताकि हमारे पास निकल के आए कि हमने एंड ऑफ द ईयर, इस ईयर हमने कितना कैश जनरेट किया है। तो हमारे पास निकल के आया कि 5,900 रुपये आज हमने इस ईयर हमने इस पर्टिकुलर ईयर में हमने कमाया है, यानी जनरेट किया है 5,900 रुपये। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास दिया था 900 रुपये, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास दिया था 900 रुपये, तो हम यहाँ लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 900 रुपये। अभी ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव में था इसलिए हम इसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर यही पॉजिटिव बैलेंस -900 रुपीज़ होता तो हम यहाँ ऐड नहीं, यहाँ माइनस कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस एंड माइनस, प्लस और माइनस। प्लस हम कब करेंगे, जब ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव में होगा, एंड माइनस हम कब करेंगे, जब ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव में होगा। तो हम यहाँ पे प्लस करने के बाद फाइनली हमारे पास आंसर निकल आया है। ये लाइन हमें ये दर्शा रही है, ये लाइन हमें ये इंडिकेट कर रही है कि हमने इस साल कितना अमाउंट जनरेट किया है, ठीक है। ये लाइन हमें ये बता रही है कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, ठीक है। अब ओपनिंग को प्लस करेंगे एंड इस साल हमने कितना जनरेट किया है उसको प्लस करेंगे, तो हमारे पास निकल के आएगा कि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा हुआ है सब कुछ मिला के। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जो कि डायरेक्ट मेथड पर बेस्ड था। ये एक सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद थोड़ा और एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।